कौन पिछले 6 सालों से इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा था। जब 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की थी तो फिर तभी क्यों नहीं इसे बैन किया गया, क्यों इसे इलेक्शन के सिर्फ कुछ ही दिन पहले बैन किया गया। और चौंकाने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने SBI से 12 अप्रैल 2019 के बाद का डेटा मांगा और उसे पब्लिश भी करने को कहा, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो मार्च 2018 से ही बेचे जा रहे थे। इस एक साल के डेटा का क्या हुआ? बीजेपी ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाई और बीजेपी को ही सबसे ज्यादा चंदा मिला, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा सवाल तो इन पर ही उठाए जाएंगे। पर जैसे जैसे यूनिक कोड्स को मैच किया जाने लगा, उतना ही ये बात क्लियर होने लगा कि बीजेपी ने अकेले नहीं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर इसका फायदा उठाया। वैसे हर कोई अज्यूम कर रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सबसे ज्यादा पैसे देने वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने ईडी और इनकम टैक्स रेट के डर से बीजेपी को सारे पैसे दिए। पर जब यूनिक कोड सामने आए और उसको मिलाया गया तो पता चला इसने सबसे ज्यादा पैसे तो टीएमसी, डीएमके और वाईएसआर कांग्रेस को दिया है। 1367 करोड़ में बीजेपी को सिर्फ 100 करोड़ ही मिले हैं, जबकि टीएमसी को 542 करोड़, डीएमके को 503 करोड़ और वाईएसआर कांग्रेस को 154 करोड़ दिए गए हैं। असल में ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिखते कैसे थे और इसको क्या स्पेशल फीचर्स दिए गए थे, इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अलंकार एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। 2017-18 की यूनियन बजट पेश करते वक्त तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की योजना थी, जिसकी बजट में मैंने घोषणा की थी, उसको संसद के सामने रख दिया है। फिर उसके एक साल बाद 2 जनवरी 2018 को पूर्ण रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 लाया गया। इसे लाने के कुछ ही दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इस पर स्टे लगाने के लिए कुछ पेटिशंस फाइल किए जाते हैं। इसमें से एक पेटिशन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का था। यही वो एनजीओ है जो आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट में बनी रही और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बैन करके माना। एक इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ ऐसा दिखता था, जिसमें यहाँ पर इसका इशू डेट, यहाँ पर किस दिन तक इसे रिडीम किया जा सकता है उसका डेट और यहाँ कितने रुपीस का ये बॉन्ड है वो लिखा हुआ रहता था। इसके अलावा यहाँ राइट कॉर्नर में इसका एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड भी रहता था, जिसे सिर्फ यूवी लाइट में देखा जा सकता था। और बाद में इसी को मैच करके किसने किस पार्टी को कितने पैसे दिए उसका पता चला। इलेक्टोरल बॉन्ड लाने के पीछे सरकार ने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स बताए थे वो ये थे कि पॉलिटिकल फंडिंग से ब्लैक मनी को कम किया जा सके। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो चुनाव की और राजनीतिक दलों की फंडिंग मैकेनिज्म है, जो उनको पैसे के साधन मिलते हैं, उनको ट्रांसपेरेंट और साफ किया जाए। पर इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स के रूल को देखकर काफी लोगों को ये लगने लगा कि इस पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी का सर्कुलेशन घटने के बजाय बढ़ गया है। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में सुना गया तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों साइड के तर्क सामने आए। इसके पॉजिटिव साइड में सरकार ने बताया सबसे ज्यादा अनट्रेसेबल और ब्लैक मनी सर्कुलेशन कैश में होता है, और क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश से नहीं खरीदा जा सकता था और इससे खरीदने से पहले KYC करवाना पड़ेगा, तो इससे पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी का सर्कुलेशन घटाया जा सकता है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया क्योंकि इससे किसने किस पार्टी को कितना डोनेट किया इसके बारे में डोनेटर के अलावा किसी और को कुछ पता नहीं होगा, तो इससे डोनेटर का प्राइवेसी भी मेंटेन होगा और दूसरे पार्टी से धमकी मिलने के खतरे को भी अवॉइड किया जा सकेगा। दूसरी तरफ नेगेटिव साइड्स में बताया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज को कहां से पैसे मिल रहे हैं ये जानना आम आदमी का अधिकार है और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इस अधिकार को छीन रही है। और डोनर की ये एनोनिमिटी रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी को अनफेयर एडवांटेज देगी, जिससे ब्लैक मनी को बॉन्ड से व्हाइट करके इलेक्शन में यूज किया जाएगा। दोनों साइड के तर्क को सुनने के बाद 12 अप्रैल 2019 को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई द्वारा लेड की गई बेंच ने बताया कि हमें इस पर इन डेप्थ हियरिंग की जरूरत है और हम इस पर स्टे नहीं लगा सकते। और इसी के साथ सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मार्च 2018 से 12 अप्रैल 2019 तक के डोनेशंस का डेटा एक सील्ड एनवेलप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देने के लिए कहा। इसीलिए इस बार सुप्रीम कोर्ट ने SBI से 12 अप्रैल 2019 के बाद का ही डेटा मांगा। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद ADR ने नवंबर 2019, अक्टूबर 2020, मार्च 2021 में बॉन्ड्स पे स्टे लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की, पर हर बार सुप्रीम कोर्ट ने इन अपील्स को रिजेक्ट कर दिया और साथ में ये भी कहा कि आप एक ही मुद्दे को लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। इसके बाद ADR के प्राइम लॉयर प्रशांत भूषण अक्टूबर 2023 को फिर से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि 2024 की जनरल इलेक्शन से पहले एक बार उनकी बात सुन ली जाए, पर इस बार CJI DY चंद्रचूड़ इन्हें सुनने के लिए राजी हो जाते हैं। 31 अक्टूबर 2023 से 5 जजेस की
कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसे खुद सीजीआई लीड कर रहे थे, वो उनकी आर्गुमेंट्स को सुनते हैं। फिर सरकार और ईसीआई भी अपनी पक्ष को रखती है और आखिर में बात इस आर्गुमेंट पर आ जाती है कि अगर इन डोनेशंस के डिटेल्स को पब्लिक कर दी जाए तो फिर डोनेटर्स को की गई प्राइवेसी की प्रॉमिस का क्या होगा, और अगर डिटेल्स पब्लिक नहीं की गई तो आम आदमी की राइट टू इन्फॉर्मेशन का क्या होगा। काफी सोचने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 15 फरवरी 2024 को इस डिसीजन पर आती है कि आम आदमी की राइट टू इन्फॉर्मेशन डोनेटर्स की राइट टू प्राइवेसी से ज्यादा बड़ी है। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए इमीडिएटली बैन कर दिया जाता है। The following are our conclusions. A. The electoral bond scheme, as amended by Section 11 of the Finance Act 2017, are violative of Article 19(1)(a) and unconstitutional. और एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक परचेस और रिडीम की गई सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स यूनिक कोड्स के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करने को कहा। State Bank of India shall submit details of the electoral bonds purchased since the interim order of this court dated 12 April 2019 till date to the Election Commission of India. The details shall include the date of purchase of each electoral bond, the name of the purchaser of the bond, and the denomination of the electoral bond purchased. जिस पर एसबीआई ने 3 महीने का समय भी मांगा, पर जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और डायरेक्टर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाने की बात की, तो एसबीआई ने 2 दिन में ही सारे डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट कर दिए। Day after Supreme Court's wrap, SBI has now sent all electoral bonds data to the Election Commission, thus complying with the Supreme Court order. Remember, SBI had sought further extension from the top court, which the Supreme Court had in fact refused. और जब ये डेटा सामने आया तो सबके होश उड़ गए। करीबन 1260 कंपनीज और इंडिविजुअल्स ने मिलकर इस दौरान 12,769 करोड़ रुपीस का बॉन्ड खरीदा था, जिसमें से बीजेपी 47.5% यानी करीबन 6,060 करोड़, टीएमसी 12.6% यानी करीबन 1,609 करोड़, कांग्रेस 11.1% यानी करीबन 1,421 करोड़ और बीआरएस को 9.5% यानी करीबन 1,214 करोड़ मिले थे। ये डेटा वैसे आपको हर जगह मिल जाएगा, पर ये सबसे शॉकिंग डेटा नहीं है। सबसे ज्यादा शॉकिंग डेटा तो है डोनेट करने वाली कंपनीज के डिटेल्स। जैसे सबसे ज्यादा डोनेट करने वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने 1368 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है, तो उसका इन 4 सालों का प्रॉफिट कई गुना ज्यादा ही होगा। पर गेस व्हाट, 2019 से 2023 तक इस कंपनी ने टोटल सिर्फ 215 करोड़ का ही प्रॉफिट कमाया है। यानी एक लॉटरी बेचने वाली कंपनी अपनी प्रॉफिट का 6 गुना से भी ज्यादा देश की पॉलिटिक्स को बेटर करने के लिए डोनेट कर रही है। ऐसा सेम इंसिडेंट कई और कंपनीज के साथ भी है, जैसे क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जिसको रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी भी बताया जा रहा है। उसने 109 करोड़ की प्रॉफिट पर 410 करोड़ डोनेट किए हैं। एमकेजे एंटरप्राइजेज ने 58 करोड़ की प्रॉफिट पर 192 करोड़ डोनेट किया है। और मदन लाल लिमिटेड ने तो हद ही कर दिया, सिर्फ 10 करोड़ के प्रॉफिट पर 185 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए। जब ये डेटा सामने आया तो सवाल भी उठे कि क्यों इन कंपनीज ने इतने पैसे डोनेट किए। कहीं इन कंपनीज को पॉलिटिकल पार्टी से कोई अनफेयर एडवांटेज तो नहीं मिला? जैसे कुछ कंपनीज पे रेड्स हुए और फिर उन्होंने बॉन्ड्स खरीदा, कुछ को प्रोजेक्ट्स मिले फिर उन्होंने बॉन्ड्स खरीदा। वैसे अगर आप इन कोइंसिडेंसेस के बारे में डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस क्विंट के आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से ऐसी टॉप 10 कंपनीज के बॉन्ड खरीदने के कोइंसिडेंसेस के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। वैसे बीजेपी ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाई थी और बीजेपी को ही सबसे ज्यादा चंदा मिला, और इसीलिए सबसे ज्यादा सवाल बीजेपी पर ही उठे हैं। जब अमित शाह को ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बीजेपी को 6,000 करोड़ मिले हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में बीजेपी की 303 एमपीज हैं, वही कांग्रेस के 52 और टीएमसी के सिर्फ 22 एमपी हैं। और इसके अलावा 12 स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है, जहां इंडिया की आधे से भी ज्यादा आबादी रहती है, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स डोनेशन इसी रेशियो का एक रिप्रेजेंटेशन है। अब ये तर्क कितना सही है और कितना गलत ये तो आप पर है, पर ये जरूर सोचने वाली बात है कि टीएमसी जो कि एक स्टेट पार्टी है और सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही सरकार है, उन्हें कैसे कांग्रेस से ज्यादा डोनेशन मिल गया। ऐसा ही कुछ हुआ जब सिर्फ बॉन्ड खरीदने और रिडीम करने वालों के नाम पब्लिश हुए। हर कोई बताने लगा कि कैसे सबसे ज्यादा पैसे देने वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने ईडी और इनकम टैक्स रेड के डर से बीजेपी
को सारे पैसे दे दिए। पर जब यूनिक कोड सामने आया और उसको मिलाया गया तो पता चला सबसे ज्यादा पैसे टीएमसी, डीएमके और वाईएसआर कांग्रेस को दिया है। मतलब 1367 करोड़ में से बीजेपी को सिर्फ 100 करोड़, जबकि टीएमसी को 542 करोड़, डीएमके को 503 करोड़ और वाईएसआर कांग्रेस को 154 करोड़ दिए गए थे। वैसे मजे की बात यह है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आई थी तब भी इन सारे पार्टीज ने इसे अपोज किया था, और अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स बैन हो गई है तब भी ये पार्टीज इसे कोर्ट का एकदम सही फैसला बता रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा है और उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। हम इस सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हैं। This is a huge ray of hope, not just for A, B or C political party, but for democracy itself. I do hope that the government does not go and review and try and derail this constitution bench decision, because it is keeping in with the spirit of encouraging probity in public. We fully salute them for their brave decision. I think country needs a shape of change. बस बीच में बॉन्ड से हजारों करोड़ों के डोनेशन लेते वक्त ये चीज भूल गए थे। मेरा कहने का मतलब एकदम साफ है, सबसे पहले अपोज किया, फिर सबने पैसा लिया और अब सब बीजेपी के पीछे छुप रही है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे हमने इस वीडियो को बनाने के लिए जितना भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है, मैं उन सारे रिसोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहीं से पढ़ सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करके लाइक माइंडेड लोगों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।